Just Auto Solutions Private Limited. मतलब कोई भी व्हीकल के लिए जो स्कैनर होता है वो डायग्नोसिस के लिए होता है। तो डायग्नोसिस के लिए डीएलसी कपलर यानी कि OBD2 या डीएलसी कपलर जो भी बोलो एक ही बात है। तो वहाँ पे सब व्हीकल के अंदर डीएलसी कपलर दिया हुआ। डीएलसी कपलर के साथ मुझे मेरा इंस्ट्रूमेंट को जोड़ना पड़ेगा। मैं मेरे इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दूंगा तो मेरे को इसकी पूरी डिटेल निकाल के दे देगा। मतलब सेंसर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वायरिंग के रिलेटेड है, ECM के अंदर है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो मुझे स्कैनर बता देगा। ठीक है, तो अपने पास एक ऑप्शन है कि स्कैनिंग करने के लिए ये। हाँ, इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि डीएलसी कपलर में आप लगा देते हो, स्कैन नहीं होता है कुछ भी, तो हम कैसे काम करेंगे? उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं एक अलग से कि भाई उसका कैन लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कैन लाइन में दिक्कत नहीं है तो कुछ मॉड्यूल में ECM का इनपुट आउटपुट क्या है वो समझना पड़ेगा। अगर मेन अपने को टारगेट रहता है इसके व्हीकल के अंदर ECU को स्कैन करना, क्योंकि व्हीकल जब बंद होता है तब मेन टारगेट होता है हमारा ECU। बाकी स्कैनिंग तो बाकी सारे मॉड्यूल को भी स्कैन करता है, ऐसा नहीं है कि ABS को जैसे स्कैन करता है, BCM को स्कैन करता है, और जो भी एरर है अपने को डिस्प्ले में ला के शो कर देता है। तो उस अपना क्या है, टाइम पहले तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये रिलेटेड फॉल्ट है, अपना टाइम बच जाएगा बराबर। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि पहले तो मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, सबसे फ्रंट पेज पे मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पर पहले है डायग्नोसिस, पहले डायग्नोसिस है, फिर है इंटेलिजेंट डायग्नोसिस। मतलब आपको विन नंबर, कंपनी या कौन सी मैक है कुछ डिसाइड नहीं लेना, डायरेक्ट इसमें जाओ इंटेलिजेंट डायग्नोसिस में, अपने आप स्कैन कर लेगा सभी। हाँ, कोई भी व्हीकल रहेगा, लेकिन पुराने वाले मॉडल नहीं करेंगे, नए वाले मॉडल। फिर बाद में मेंटेनेंस फंक्शन, जैसे कि ऑयल चेंज करते हैं या कुछ रीसेट फंक्शन करना है, थ्रोटल बॉडी रीसेट करना है, स्टीयरिंग एंगल रीसेट करना है, वो सारे मेंटेनेंस फंक्शन में आएंगे। TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉड्यूल, जो अपना सेंसर तो आता है उसके अंदर, लेकिन वायरलेस सेंसर आता है उसके अंदर। की का एक सेंसर भी वायरलेस सेंसर आता है बराबर। उसके बाद एडास है, उसके बाद मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स यानी कि आपको डीप में कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि मुझे वेवफॉर्म चाहिए बराबर, सेंसर के वेवफॉर्म, तो मुझे ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ऑसिलोस्कोप है राइट। प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रिंटर, ये सारे वीडियोस्कोप, जैसे कि कैटालिक कन्वर्टर के अंदर मुझे देखना है या सिलेंडर के अंदर देखना है, तो मैं क्या वीडियोस्कोप का इस्तेमाल करके, जैसे अपने कैसे इंजन के लिए एंडोस्कोप आता है वैसे यहाँ पर वीडियोस्कोप आता है। तो वीडियोस्कोप इसके साथ अटैच करके मैं कैमरा अंदर उतर के देख सकता हूँ राइट। बैटरी टेस्टर भी है। फिर ईमो, मतलब की को पेयरिंग करना है या फिर जनरेट करना है या रिमोट मैच करना है, तो यहाँ पे इमोबिलाइजर के ऑप्शन में से भी हो पाएगा। उसके बाद तो आपका इसका स्टोर है, बाकी अपडेट का फंक्शन है, बाकी आपको कुछ लिख के रखना है, बिफोर इन्फॉर्मेशन है। तो भी हम लोग इंटेलिजेंट में पहले जाते हैं, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, शायद ही रीड करेगा। ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ये ब्लूटूथ से क्योंकि मुझे विन डालने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पर विन डाले हुए नहीं है। इस व्हीकल क्या है, पुराना मॉडल है। जैसे 2018 के बाद का जो व्हीकल रहेगा उसमें सब ऑटो विन रीड कर लेगा, लेकिन 2018 से पहले है वो कुछ ही व्हीकल करेंगे। मतलब जैसे जर्मन टेक्नोलॉजी है तो वो कर लेती है। तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा टोयोटा के अंदर। अपना 16 पिन वाला है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर 16 पिन वाला ही रहता है। यूरोप एंड अदर 22 पिन वाला भी DLC रहता है, 17 पिन वाला भी रहता है। अपना ये है 16 पिन वाला। 16 पिन अपने ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर व्हीकल जो भी है ना वो 16 पिन वाले हैं। फॉर्च्यूनर आया तो मैं फॉर्च्यूनर को सिलेक्ट कर लिया बराबर। 7 से 15 बस ये मॉडल है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वाला नहीं है, विदाउट है, मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं इन्फॉर्मेशन देख के मैं ओके करूँगा। बराबर। यहाँ पर मुझे ये हमारे स्कैनिंग के अंदर टोपोलॉजी सिस्टम है। टोपोलॉजी मतलब कैन एफडी से, कौन सी कैन एफडी से जुड़ा हुआ है, डीएलसी में सब जुड़ा हुआ है। देखो ये ओबीडी लिखा है ना, वो डीएलसी कपलर है, बराबर। तो कैन प्रोटोकॉल लाइन कौन सा है, यहाँ पर आप देखोगे तो के लाइन लिखा है रेड कलर में, बराबर। और दूसरा क्या लिखा है, कैन 1। तो ये कैन लाइन का नाम है। तो ये कौन सी कैन लाइन से क्या जुड़ा हुआ है वो भी अपने को यहाँ से टोपोलॉजी में पता चलेगा। सिस्टम लिस्ट में मैं जाऊँगा तो देखो सिस्टम लिस्ट के अंदर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल अलग अलग, आप जैसे जैसे मॉड्यूल को, जो मॉड्यूल को स्कैन करना है वो कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को स्कैन करना है, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। इंजन कंट्रोल हाँ। मॉड्यूल स्कैन हो जाते हैं। हाँ, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल स्कैन हो रहा है। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर पहला ऑप्शन है मेरा रीड फॉल्ट कोड। अगर ये जर्मन टेक्नोलॉजी की गाड़ी होती तो पहला मेरा ऑप्शन रहता था कि मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन जर्मन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना डीप में बनाए उन लोगों ने। तो जब आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करने जाओगे तब मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन के अंदर से कुछ सवाल पूछेंगे आपको, भाई सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, हार्डवेयर वर्जन कौन सा है। तो मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन में सारी बात लिखी है, तो वो पहले अपने को स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर ईसीएम चेंज करने के टाइम। यहाँ पे पहला जब होता है रीड फॉल्ट कोड, जैसे मैं रीड फॉल्ट कोड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक फॉल्ट मिला है E1604 स्टेबिलिटी स्टार्टेबिलिटी बराबर। स्टार्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी साल से एक्सपीरियंस है मेरा। तो उस हिसाब से मैं तुरंत ये एरर कोड देख के बता सकता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इसका डीजल एक बार ख़त्म हो चुका है और गाड़ी वालों ने क्या कर दिया है, सेल्फ मार दिया है उस टाइम। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो पहले तो आपको देखना है पी, यानी कि पावर ट्रेन है। अगर वहाँ पर बी है तो बॉडी के रिलेटेड फॉल्ट है। बॉडी में क्या क्या चीज़ आएगी, एसी आएगी, एयरबैग आएगी, हेडलाइट, वाइपर, सेंटर लॉकिंग, वो सारा किस में आएगा, बी में। तो उसमें फॉल्ट रहेगा तो यहाँ पर आपको बी दिखता है। हाँ, अगर एबीएस के अंदर प्रॉब्लम रहता या फिर स्टीयरिंग के अंदर प्रॉब्लम रहता तो आपको सी से दिखता है, यानी कि चेचिस। तो ऐसे गाड़ियों के अंदर 3 विभाग बने हुए हैं, एक तो चेचिस, एक पावर ट्रेन और बॉडी, ऐसे 3 विभाग हैं। लेकिन आपको एक यू से भी फॉल्ट कोड मिलेगा, कि जहाँ पर पी लिखा है वहाँ पर यू से भी फॉल्ट कोड मिलेगा। तो यू का मीनिंग अंडर बॉडी नो नेटवर्किंग एरर। हाँ, यानी कि जो केन लाइन से मैंने आपको बताया था ना टोपोलॉजी में कि सब मॉड्यूल जुड़े हुए हैं, मतलब मॉड्यूल आपस में बात करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई स्टीयरिंग है तो स्टीयरिंग एबीएस से बात करता है। स्टीयरिंग एबीएस से क्या बात करेगा, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि व्हीकल का स्पीड क्या है और कितनी डिग्री पर, कितने एंगल पर टर्न मारा है, बराबर। तो उस हिसाब से क्या करेगा, एबीएस 2 व्हील की ब्रेक मारेगा। जैसे कि मेरा स्पीड 100 का है और मैं स्टीयरिंग को राइट साइड घुमाता हूँ तो इसका डाटा किस में जाएगा, स्टीयरिंग एंगल किसको डाटा देगा, एबीएस को, कि भाई राइट साइड स्टीयरिंग घुमा है। तो एबीएस क्या करेगा, एबीएस का पंप एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद दोनों व्हील की ब्रेक मारेगा, राइट साइड की, क्योंकि जब व्हीकल को मोड़ना होता है तभी व्हील का आरपीएम में चेंजिंग आता है। मतलब लेफ्ट साइड का व्हील का आरपीएम बढ़ जाता है और राइट साइड का कम होता है, तो वो कम करता है। तो जैसे ही राइट साइड का व्हील को पकड़ता है आरपीएम, तो वो आरपीएम डाइवर्ट होकर लेफ्ट साइड में चला जाता है। वो अपना क्राउन पिनियन का रूल्स है कि जो व्हील को पकड़ के रखोगे तो उसका आरपीएम डाइवर्ट हो जाएगा दूसरे व्हील। हाँ, तो वैसे 2 व्हील की ब्रेक मारेगा ऑटोमेटिकली, तो ये डाइवर्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से आपस में मॉड्यूल बात करते रहते हैं। और मॉड्यूल का बेनिफिट ये है, एबीएस का बेनिफिट ये है कि जब आप टर्न मारो, आप जब ब्रेक मारते हो तो कोई इंसान या फिर रास्ते में कोई अचानक से कोई आ जाता है, कोई भी इमरजेंसी, तो हम क्या करेंगे, हमको बताया जाता है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस देने के टाइम के ब्रेक आप एकदम सडनली ब्रेक मार दोगे तो सडनली व्हीकल नहीं रुक सकता। लेकिन आपको छोड़ पकड़ ब्रेक करेंगे तो व्हीकल आसानी से रुक सकता है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसे सेट है, लेकिन उस टाइम में, जिस टाइम इमरजेंसी में काम करना है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारे में मतलब ताकत है, दम है, वो दम ब्रेक पेडल के ऊपर लगा देंगे। अगर ब्रेक पेडल मेटल का नहीं होता, प्लास्टिक का होता तो शायद तोड़ भी देते। इतना दम हमारे में आ जाता है, हमको पता नहीं है लेकिन हमारे में दम आ जाता है। और हम वही दम कहाँ फोकस करते हैं, पेडल के ऊपर। तो हमारा तो इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। तो होता क्या है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक मात्र व्हील की गति को रोकता है,
गाड़ी को रोकने का काम है सस्पेंशन का। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ गाड़ी को रोकने का काम सस्पेंशन का है, क्योंकि आपकी गति की स्पीड है सपोज मान लो कि 100 किलोमीटर और आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हो, बराबर, तो व्हील को तो रोक लेगा, लेकिन गति के पास जो शक्ति है, बराबर, मोमेंटम नहीं रोकेगा। मोमेंटम नहीं रोकेगा। उसको एबीएस क्या करता है, उसका स्टीयरिंग है कि मोमेंटम को क्या करेगा, वेट में कन्वर्ट करेगा। मतलब आपकी गति, जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका व्हीकल जा रहा है स्ट्रेट, बराबर, तो इसका फ्लोरिंग लेवल ऐसे सेट है, राइट। जब आप ब्रेक मारते हो तो व्हील की गति को रोक लेता है कौन, ब्रेक, लेकिन व्हीकल को कौन रोकता है, सस्पेंशन। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्हीकल में क्या होगा, 70% ब्रेक आगे का लगता है, तो फ्रंट लेवल जो फ्लोरिंग लेवल आपका है वो फ्लोरिंग लेवल क्या होगा, अंदर झुकेगा, वेट ट्रांसफर मतलब फ्रंट शॉक अब्सर दब जाएंगे। आप देखोगे तो बाइक चलाते हैं हम 5 की स्पीड पे और फ्रंट की ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, फ्रंट शॉक अब्सर दबता है। तो फ्रंट शॉक अब्सर तभी झुकेगा जब उसके ऊपर वेट आएगा, तब वेट नहीं आएगा तो फ्रंट शॉक अब्सर कभी झुक नहीं सकता, बराबर। या तो हमको प्रेस करना पड़ेगा फ्रंट शॉक अब्सर को दबाने के लिए, लेकिन आप तो गति में हो तो ब्रेक मारते हो, तो जो आपकी गति की शक्ति है, आप अगर इंजन बंद कर देते हो और 100 की स्पीड पर इंजन बंद कर देते हो तो कुछ देर तक व्हीकल अपने आप जाएगा। तो वो जो शक्ति है उसको वेट में कन्वर्ट कर देता है ब्रेक सिस्टम, और वो फ्लोरिंग लेवल आपका कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब आप पहले ऐसे जा रहे थे, फिर फ्लोरिंग लेवल ऐसा हो जाएगा तो जमीन में खुसने की कोशिश करेगी गाड़ी, लेकिन हमारा रोड पक्का मजबूत होने से ज़मीन में खुश नहीं पाएगी और टायर के ऊपर वेट आएगा। टायर के ऊपर वेट आने से क्या होगा, उसका घर्षण बढ़ जाएगा, मतलब गाड़ी जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, राइट। लोग क्या करते हैं, सीएनजी लगा देते हैं पीछे, बॉटल लगा देते हैं। बॉटल का वेट कितना, 100 किलो, स्टैंड का वेट 25 किलो या 15 किलो और 10 किलो गैस का वेट, मतलब 125 किलो वेट पीछे हो गया। लेकिन फ्लोरिंग लेवल को ऐसा झुका देता है, जैसे कि ये कार का फ्लोरिंग लेवल का सिस्टम है तो ऐसे कर देगा। तो जब आप ब्रेक मारोगे तो फ्लोरिंग लेवल स्ट्रेट होगा, मतलब जो आपकी जो गति है उसको वेट में कन्वर्ट नहीं करेगा, गाड़ी स्लिप होगा। तो हम लोग जब अगर पीछे वेट बढ़ता है तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पीछे से ऊपर उठाना पड़ेगा, मतलब उसकी जो कॉइल स्प्रिंग है उसके अंदर या तो पैड डालो या तो फिर सस्पेंशन को अपडेट करो या फिर शॉक अब्सर को अपडेट करो। तो आपको ऑलमोस्ट फ्लोरिंग लेवल सही रखोगे तो उसके ऊपर फ्लोरिंग लेवल के ऊपर और सस्पेंशन के ऊपर भी ब्रेक का रोल है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर आपका शॉक अब्सर खराब हो गया, शॉक अब्सर का वर्किंग बंद हो गया, बराबर, तो आपका ब्रेक नहीं लग सकता, सीधी सी बात है। हम लोग आज मैकेनिक को बोलेंगे जाके कि हमारा ब्रेक नहीं लग रहा है, शॉक अब्सर डाल देना, या तो हो सकता है मैकेनिक हमको बोलेगा भाई उसका प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक डिस्क करवाओ, ब्रेक बूस्टर करवाओ, वो ऐसा बोलेगा क्योंकि उसके दिमाग के अंदर कुकी सेट हो गया कि भाई ब्रेक का काम है तो ब्रेक ही करेगा। वहाँ पे वो सस्पेंशन को लेके सोचते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया, आपस में एक दूसरे मॉड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मॉड्यूल आपस में बात करते हैं एक दूसरा, बराबर। अगर वो बात नहीं कर पाएंगे तब आपका यू से फॉल्ट कोड जनरेट होगा, राइट।